हेलो बच्चों, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर डेविड मॉरिन मैकेनिक्स का एक 3 स्टार डिफिकल्टी का बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। इसका जो पार्ट ए है वो मेंस लेवल है, लेकिन जो पार्ट बी है वो एडवांस लेवल है। और इसका जो पार्ट बी है उसको सॉल्व करने के लिए आपको वेरिएबल मास सिस्टम का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए और अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, है ना। आपने थ्योरी भी पढ़ ली है, क्वेश्चन भी अच्छे खासे प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो ही आप इसका पार्ट बी जो है टैकल कर पाओगे, नहीं तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए। ठीक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो देखो, जो पहला पार्ट है उसमें तो इतना भाव देना नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही कह दिया है मैंने मेंस लेवल है। सो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि ऐसी एक टेबल होती है और टेबल के सेंटर पे एक होल होता है। टेबल के ऊपर एक रोप रखी हुई है और इस रोप का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है ये होल से थोड़ा सा नीचे आ चुका है। अब इस बहुत छोटे से हिस्से पर एक छुटका सा डीएमजी लगता होगा और इस डीएमजी की वजह से क्या होगा, ये जो रोप है इसी होल से नीचे गिर जाएगी। सो फाइनली मान लो ये जो पूरी की पूरी रोप है वो नीचे आ चुकी है। सो इसका जो पार्ट ए है वो हमसे यही पूछता है कि इसकी स्पीड बता दो। तो बहुत ही आसान है, मेंस लेवल है और वैसे भी तुम लोग जानते हो भाई मेंस में कहाँ ढंग के क्वेश्चन आते हैं, है ना। मेंस में जितने प्रॉब्लम होते हैं सब आसान होते हैं। अच्छा, फिर भी दुनिया में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एडवांस की तैयारी छोड़ करके सिर्फ मेंस पे फोकस करते हैं। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं इतने अजीब प्रकार के। चलो छोड़ो, उन बच्चों की बात नहीं करते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें करें। सो वी निकालना है तो उसके लिए यूज़ किया मैंने एनर्जी कंजर्वेशन, जिसके अकॉर्डिंग लिखा मैंने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये जो टेबल है इसी को मैं रेफरेंस लेवल मान रहा हूँ। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mg L/2। अच्छे से जानते हैं अपन, सेंटर ऑफ मास का हाइट लिखना होता है। एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv²। सो यहाँ से v आ गया विच इज़ √gl। तो ये इसका ए पार्ट सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान, एकदम हलवा सवाल लगा होगा पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी में चलते हैं। सो पार्ट बी में ये लोग कहते हैं कि फिर से वही टेबल है, टेबल के सेंटर पे एक होल होता है। अब पार्ट बी में ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो रोप है ना, रोप का ऐसा पहाड़ बना हुआ था। ये रोप जो है हीप के फॉर्म में है। सो रोप का ऐसा पहाड़ बना हुआ था और अगेन इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा नीचे होता है यहाँ पे, और अगेन इस छोटे से हिस्से पर फिर वही डी लगता होगा और इस डी की वजह से ये जो रोप है वो नीचे गिर जाएगी। सो ये मान लो t0 का डायग्राम है। देन मैंने टाइम t का डायग्राम बनाया आपके सामने। टाइम t का ये रहा राइट में। सो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैंने मान लिया कि जो रोप है वो x नीचे आ चुकी है, बाकी जो पहाड़ है वो ऊपर का ऊपर ही है। अब इस x वाले पार्ट का अगर मैं एफ बी डी खेलूँ फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पर दो फोर्स आते होंगे। एक तो आता होगा इसका खुद का mg। ठीक है, पहले मास लिखता हूँ। x में अगर मैं लैम्डा मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मास हो गया, उसमें g लगा दिया तो ये mg बन गया। तो ये mg नाम का फोर्स नीचे लगता होगा। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या फिर रोप। ठीक है, तो ये लैम्डा था, तो ये एक mg नीचे लगता होगा। और मान लेता हूँ कि ये जो रोप है इसकी स्पीड v हो चुकी है। सो इस v की वजह से इस पर एक ऊपर की तरफ एक थ्रस्ट फोर्स भी आता होगा। थ्रस्ट फोर्स कितना आता होगा? λv²। सो ये तो बन गया इसका एफ। अब इस पर सिंपली मैंने यूज़ किया नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो नेट फोर्स इज mg माइनस λv², मतलब mg माइनस थ्रस्ट फोर्स, ये हुआ नेट फोर्स, इक्वल टू इसका मास कितना था λx इंटू एक्सेलरेशन a। सो यहाँ से ये लैम्डा तो कैंसिल हो जाएगा और बनेगा gx माइनस v² इज इक्वल टू x इंटू a। ऐसा हुआ। अब ये बन गई एक अच्छी खासी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करने जाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, या हो सकता हो भी जाए, है ना। डिपेंड करेगा, वो आप सॉल्व करके देखो आप किस तरीके से इसको अप्रोच करते हो। सो अगर इसका डिफरेंशियल अप्रोच की मैं बात करूं, डिफरेंशियल सॉल्यूशन, तो वो बहुत लेंदी हो सकता है। सो इस वजह से यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन अवॉइड करने जा रहे हैं। हाउ टू अवॉइड डिफरेंशिएशन यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन? बड़ा सिंपल है। देखो, ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन है इसमें एक ही कांस्टेंट है जो कि है g। इसका ये मतलब है कि जो इसका सॉल्यूशन है, इसका जो भी सॉल्यूशन होता होगा वो
जी पे डिपेंड करता होगा और ऑब्वियसली टाइम पे डिपेंड करता होगा। एंड यूनिट एंड डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं इस टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं जो जी और टी पे डिपेंड करें वो कुछ ऐसे दिखते हैं, समथिंग इंटू जी टी स्क्वायर, है ना। फॉर एग्जाम्पल हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, या फिर समथिंग इंटू जी टी स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होता होगा, समथिंग इंटू जी टी स्क्वायर। इस समथिंग का वैल्यू मुझे नहीं पता, ठीक है, इस समथिंग का वैल्यू मुझे नहीं पता। जो भी है ये समथिंग, एक बात पक्की है, कांस्टेंट होता होगा अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड डायमेंशन। ये जो भी है ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता होगा। सो अगर ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसा भी तो मान सकता हूँ कि भाई ये भी कांस्टेंट वो भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कांस्टेंट मिल करके बन गया एक नया कांस्टेंट, ठीक है। सो उस नए कांस्टेंट को मैंने लिख दिया हाफ ए टी स्क्वायर। पता नहीं समझे या नहीं, हो सकता है ये तुम्हारी आंखों में खटक जाए, हाफ ए टी स्क्वायर। अरे भाई सिंपल है ना, ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट की जगह मैं कुछ भी कांस्टेंट लिखूं, मेरी मर्जी, तो मैंने ये कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है। ऐसा कांस्टेंट लिखने का फ़ायदा ये होगा कि मुझे डायरेक्टली ए पता चल जाएगा, ठीक है। सो अगर इसका सॉल्यूशन इस टाइप का है तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ। जी की जगह जी रहने दिया, एक्स की जगह एक्स रहने दिया, वी स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने यू स्क्वायर प्लस 2ax, और वहाँ पर क्या है ax। सो यहाँ से x कैंसिल हो गया और a का वैल्यू आ गया g/3। अब अगर a आ चुका है g/3 तो यहाँ से वापस से मैं v लिख सकता हूँ जो कि होना चाहिए √2a इंटू एक्स। फाइनली जब पूरी की पूरी चेन नीचे आ चुकी होगी, जब पूरी चेन नीचे आ चुकी होगी तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी l, मतलब x की जगह क्या रख दूंगा मैं l। सो x की जगह फाइनली l रख दूंगा और ये पार्ट सॉल्व हो गया, है ना। ये इसका पार्ट बी का आंसर हो गया। अब इससे पहले कि कोई कमेंट सेक्शन में आए और मेरा दिमाग ख़राब करे कि सर एक्सेलरेशन आपने कांस्टेंट कैसे मान लिया, तो बंधु ऐसा है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे समझा दी है ना। ध्यान से सुनना इस वाले पार्ट को, यहाँ पर क्या बोला गया है। फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार कि अगर सॉल्यूशन इस फॉर्म का है तो सॉल्यूशन ऐसा ही दिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूनिट एंड डायमेंशन। और अगर सॉल्यूशन ऐसा दिख रहा है तो ये क्या हुआ, ये कांस्टेंट हुआ। अब इस कांस्टेंट को हम ऐसा भी मान सकते हैं। सो मान के चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।